हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी टेट सुपर टेट की इस कंबाइंड सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपको देने वाले हैं एकदम सिलेक्टेड मॉक टेस्ट। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक वैसे ही बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आप सभी के बीच में आते हैं। और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग तुरंत क्लासेस से जुड़ते रहिए। आप लोगों को यदि टीचर बनना है, यदि यूपी टेट पास करना है, तो निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, सभी लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली क्लास डेली क्वेश्चंस, बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी आपने नाम सभी लोगों ने सुना होगा, तो ये किसके मध्य किसके बीच जो संबंध होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे पारिस्थितिकी एक बहुत बड़ा, बहुत विराट रूप का शब्द है, और इसका सीधे सीधे जीव जंतुओं का जो पर्यावरण के साथ मिश्रण होता है, यानी कि जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है वो दर्शाता है, जो कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वातावरण और जीव जंतु, बिल्कुल सही आंसर ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। इकोसिस्टम आप लोगों ने सुना होगा। इकोसिस्टम क्या होता है? पर्यावरण का जो एक तंत्र होता है, जो जीव और पर्यावरण के एक स्थान के बीच स्थित एक तंत्र होता है, जो एक सिस्टम होता है, किस प्रकार से पूरी व्यवस्था चलती है, उसे कहा जाता है। लेकिन यहां क्या पूछा गया? कृत्रिम पारितंत्र पूछा गया है। तो जब हम बात कृत्रिम पारितंत्र की कहते हैं, ऐसा पारितंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए तालाब हो गए, वन हो गए, ये एक प्रकार से प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन खेत जो होते हैं एक निश्चित समय के लिए किसी फसल को उगाने के लिए तैयार किए जाते हैं, तो ये आपका कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हो जाएगा। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की, और सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझ लें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी कि विश्व का जो सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है, या कह सकते हैं सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, विशालतम पारितंत्र, वो जो है वो आपका समुद्र का पारितंत्र है। समुद्र आपको पता होगा काफी विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, और इसके अंदर का जो पारितंत्र होता है, कह सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित और बहुत बड़ा पारितंत्र होता है। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक बात हमेशा आप लोगों को याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो आपका मुख्य रूप से उत्पादक के रूप में आएगा या सबसे पहले नंबर पर होगा, वो कोई ना कोई हरी घास या कह सकते हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज ही होगी। क्योंकि आपको पता होगा उत्पादक प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी साग होते हैं, साग सब्जियां, पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सभी चीजें उत्पादक के रूप में आते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आपको तीन ऑप्शंस में घास दिख रही है, यानी कि ये ऑप्शन सबसे पहले आपका कट जाता है। अब हमें देखना, जहां एक बिल्कुल व्यवस्थित श्रृंखला चल रही हो कि एक दूसरे पर निर्भर हो, तो घास निर्भर है किसको, घास कौन खाता है, तो यहां पर देख सकते हैं घास को खाती है बकरी, और बकरी को मानव कह सकते हैं हम लोग। ये एक व्यवस्थित रूप से बनाया गया पारितंत्र का एक उदाहरण है, खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है। हम लोग बी नंबर ऑप्शन को यहां पर टिक कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, आहार श्रृंखला में मानव क्या होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, मनुष्य, या कह सकते हैं हम पूरी जो हमारी पीढ़ी है, या पूरे जितने भी हमारा समूह है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होगा कुछ लोग जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो उत्पादक के ठीक ऊपर आएंगे, यानी कि फर्स्ट जो आपकी प्राइमरी जो आपके कंज्यूमर होंगे, जो प्राइमरी उपभोक्ता होंगे आपके, वो किस में आएंगे? वो आपके शाकाहारी होते हैं। फिर जो इनको खाते हैं, या यहाँ पर आने वाली अन्य
चीज़ों को खाते हैं, जैसे आपका बकरी हो गया, जैसे आपकी अन्य चीज़ें हो गई, मुर्गी हो गई, ये सभी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। तब मनुष्य कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड पर पहुँच जाएगा। यानी कि आपका जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, जो शाकाहारी, जो साग सब्जियाँ खाने वाले होते हैं, वो आपके आ जाएंगे प्राथमिक में, और जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों या केवल मांसाहारी होते हैं वे आपके द्वितीयक में आ जाएंगे। यानी कि मानव जो होगा आपका प्राथमिक द्वितीयक दोनों में रहता है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर, प्रथम पोषक स्तर किसको कहा जाता है पूरी फूड चेन में? ये हमने आपकी फूड चेन बना दी। यहाँ आपका उत्पादक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कंज्यूमर हो गए। तो प्रथम पोषक आपका यहाँ पर क्या आएगा, काफी लोग इसे कर देंगे जो बिल्कुल गलत है, वो आपका फर्स्ट कंज्यूमर होता है। प्रथम पोषक आपका जो होता है वो उत्पादक को कहा जाता है, और उत्पादक जो होता है वो क्या आता है, हरित पादप होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि हरे पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब चीजें आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आपके प्रोडक्ट के, यानी कि आपके उत्पादक के अंतर्गत, प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। ये आपका प्रथम पोषक के रूप में भी जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको प्रथम पोषक कहा जाता है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा बिल्कुल करेक्ट दिया गया, वो आप लोगों को चूज करना है। चलिए बताइए जल्दी से। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। पारिस्थितिकी तंत्र की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन को यहां पर हम लोग टिक कर देंगे। हरे पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं मुख्य रूप से, तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन को यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करते हैं। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को वॉइस भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और थोड़ी आवाज़ तेज भी हो गई होगी। अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल का जो एक समुदाय होता है उसके अंतर्गत लैंटिक आवास, इसके पहले आपको पता होना चाहिए लैंटिक आवास और लॉक्टिक आवास क्या होते हैं। लैंटिक आवास उसको कहा जाता है जो एक स्थान पर पानी भर जाता है, यानी कि ये पानी बहने वाला नहीं होता, हमेशा निरंतर बहने वाला नहीं होता, ये एक स्थान पर भरे हुए पानी को लैंटिक आवास कहते हैं। और हम जब बात करते हैं लॉक्टिक आवास की, तो लॉक्टिक आवास आपका होता है जो पानी लगातार बहता रहता है, जैसे नदियां हो गई। लेकिन जब बात हम लैंटिक आवास की कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। काफी लोगों ने यहाँ पर उपरोक्त सभी चूज कर लिया होगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है तालाब, दलदल। इसके अंतर्गत, इसके अलावा आपकी झीलें भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से लैंटिक आवास के रूप में ही जाने जाते हैं। नदी दोनों में दी गई है और ये कैसी लॉक्टिक आवास होते हैं जो निरंतर बहती रहती है, इस वजह से दोनों गलत हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता की जब हम लोग बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात जब हम लोग करते हैं, तो वो होती किसी एक स्थान पर कितने अधिक, कितने प्रकार के, कितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, उनका जो इकोसिस्टम होता है वो उस जगह की जैव विविधता को दर्शाता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक निर्धारित, एक सिलेक्टेड एरिया में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पादप, पेड़ पौधे रहते हैं, उनके समूह को जैव विविधता कहा जाता है। उनकी जो श्रृंखला होती है, उनकी जो फूड चेन होती है, वो इसके अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। यानी कि जैव विविधता के अंतर्गत भी जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हमें बहुत ही अधिक विविधता, यानी कि बहुत ही बड़ी श्रेणी में अलग अलग जातियों के पेड़ पौधे, अलग अलग जाति के जीव जंतु मिलते हैं, वो आपकी किस स्थान पर पाई जाती है? तो आपको पता होगा ये क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर आपकी सदाबहार वन हो, बहुत अच्छी बारिश होती हो, बहुत अच्छा मौसम हो, तो हमेशा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हो। तो यहां पर आपका ऐसा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन दिया गया है
बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, निश्चित मानिए आपका पारस्की तंत्र में चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट प्राइमरी हो, जूनियर हो, कुछ भी हो, कम से कम आपको 2 से 3 अंक जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा। तो ये आपका उष्ण कटिबंध के आर्द्र वन जो होते हैं, ये आपके जैव विविधता के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माना जाता है। उत्तेजनशील का मतलब यहां पर क्या है कि जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, जहां की जलवायु जो है इसके उपयुक्त है, यानी कि जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसमें आपका मुख्य रूप से जो क्षेत्र आ जाता है आपको पता होगा पश्चिमी घाट इसके लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन क्या केवल पश्चिमी घाट ही इसके अंतर्गत आता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आपका जो पूर्वी हिमालय है ये क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो गया आपका और पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया, ये दोनों ही इसके लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे, जिसमें केवल 1 और 3 दिया गया। 1 में आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र और 3 में आपका पश्चिमी घाट, ये सबसे उपयुक्त सदाबहार वनों के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? जैव विविधता को कैसे नष्ट, यानी कि कैसे जैव विविधता खत्म होती है? जैव विविधता तब खत्म होगी जब पेड़ पौधे कटने लगेंगे, पेड़ पौधों को उनके उपयुक्त वातावरण, उनके उपयुक्त पोषण नहीं मिलेगा। यानी कि इसके मुख्य रूप से जो कारण हो जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये सबसे अधिक खतरनाक इसके लिए माना जाता है। प्राकृतिक वास का विखंडन यानी कि वनों का कटना, जो प्राकृतिक वास है उन चीजों का कटना भी इसका एक मुख्य कारण होता है। अगला विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि बहुत सी विदेशी प्रजातियां, चाहे वो आपके कह सकते हैं हम लोग कोई जीव हो या फिर कोई उड़ने वाले कीड़े हों, कोई जंतु हों, जब ये आपके उस पूरे बायोडाइवर्सिटी, उस पूरे क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो अन्य जीव जंतु। और धीरे धीरे जो जीव जंतु वहां से भाग सकते हैं वे भागने का प्रयास करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यानी कि ये तीनों ही आपके कैसे हैं, ये तीनों ही जैव विविधता को संकट में डालते हैं। यानी कि हम लोग किसे चूज करेंगे? जिसमें आपके ए बी सी तीनों दिए हों, 1 2 3 तीनों दिए हों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन का मतलब जानते हैं आप लोग? विरंजन का मतलब होता है कि उसका कलर चला जाना, उसमें सफेदी आ जाना। प्रवाल भित्ति आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एक प्रकार का समुद्र से रिलेटेड भित्ति होती है जो बहुत ही कलरफुल होती है। और ये आपका प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर हम लोग बात करेंगे तो समुद्रों में जो अवसाद, जो गंदगी फैल रही है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं वहां पर कचरा डाला जा रहा गंदा, इसके अलावा जो आपके समुद्र में जहाजों के माध्यम से आया कचरा व खनिज तेलों का जो उसमें रिसाव हो जाता है, इसके कारण समुद्री जल में अवसादों के कारण, जमाव के कारण यह प्रवाल विरंजन हो जाता है। इसके अंतर्गत कुछ जीवाणु होते हैं प्रवाल के अंतर्गत, और जब वे जीवाणु जाने लगते हैं तो इसमें सफेदी आ जाती, विरंजन आ जाता, और ये इसका मुख्य कारण सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से क्या दिया गया। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित होती है। तो दोस्तों आपको बहुत बार बताया जा चुका है, IUCN एक संस्था है जो इस पर पूरा रिसर्च करती है, इसकी रेड डाटा बुक को तैयार करती है। यानी कि हम लोग यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। यहाँ आ लिखा है, यहाँ याद कर लीजिए IUCN, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय मुख्य रूप से संरक्षण संस्था होती है, प्राणी संरक्षण संस्था के रूप में इसको जाना जाता है, जो रेड डाटा बुक को विकसित करती है। इसके साथ ही साथ आज का हमारा क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मुख्यालय कई वर्षों से नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों को इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। सभी लोग अपने आंसर दीजिएगा। हमारी पिछली जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की 2 क्लासें हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको लगातार क्लासेस क्वेश्चंस दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही जल्द आप लोगों को मोबाइल ऐप पर प्रैक्टिस सेट, चुनिंदा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट भी मिल
मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज आपके जूनियर एग्जाम के लिए, प्राइमरी एग्जाम के लिए, सभी के लिए अलग अलग तैयार की जा रही है। जल्द ही आपको उसका भी लाभ मिलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है, यानी कि जो प्रजातियां, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको हम किसमें रखते हैं? आईयूसीएन के द्वारा तैयार की गई रेड डेटा बुक में इनको रखा जाता है। तो यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पर हुआ था? 2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन आयोजित किया जाता, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये पेरिस में किया गया था। कहां किया गया था दोस्तों? पेरिस में किया गया था। पेरिस फ्रांस में है। यहां पर इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई थी। इसका दूसरा नाम अगर कहें COP21 के रूप में या CMP11 के रूप में भी इसको जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए COP21 का सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था, तो आप आंसर करेंगे पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? तो दोस्तों हमने क्या बताया था? COP21 यानी कि आपका 21वां सम्मेलन था। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसका आयोजन किया गया था और ये 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी लगातार तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। वैश्विक जलवायु के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन से मृदा में कार्बन प्रक्षालन या संग्रहण में मदद करते हैं? कार्बन को संग्रहित करने में कौन मदद करते हैं? समोच्च बांध, अनुपद सस्यन या फिर शून्य जुताई। यानी कि जब हम मिट्टी में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करेंगे, उसे ठीक वैसा ही छोड़ देंगे, चाहे शून्य जुताई हो, उसके आसपास समोच्च बांध हो या फिर अनुपद सस्यन हो, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 जिसमें दिए गए हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, ये तीनों ही कार्बन प्रक्षालन या संग्रहण में सहायक होते हैं। अगला आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के ह्रास के लिए, यानी कि ओजोन परत को जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, आपने नाम सुना होगा CFC गैस। कहां से निकलती है? मुख्य रूप से AC से निकलती है। AC की संख्या बढ़ने के साथ ही ओजोन परत के क्षरण में भी वृद्धि देखी गई है और ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जानी जाती। CFC गैस इसको कहते हैं, CFC याद रखिएगा। ये आपके ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से 3 बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, एक जो सुमेलित नहीं है उसे हम लोगों को चूज करना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सभी लोग समझ कर आंसर करिएगा। ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपकी CO2 गैस होती है, बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अम्ल वर्षा में जो प्रयुक्त गैस होती है, जो मुख्य रूप से गैसें प्रतिभाग करती हैं अम्ल वर्षा जिनके कारण होती है, वो आपकी SO2 होती है या NO2 होती है, इस प्रकार की होती है। यानी कि आपके या तो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं या फिर आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रिक एसिड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अम्ल वर्षा जब संपन्न हो जाती तो उससे आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। तो यहां पर इस रूप में हम इस युग्म को गलत कर देंगे। और साथ ही साथ अगला आपका ऑप्शन क्या दिया गया? रॉकेट ईंधन। तो केरोसिन ऑयल काफी लोग समझ रहे होंगे मिट्टी का तेल होता है, लेकिन केरोसिन ऑयल एक बहुत ही कह सकते हैं हम लोग पूरा विस्तृत रूप है, जो कि आपके पेट्रोलियम के से निकलने वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या बहुत ही विस्तृत या संतृप्त कह सकते हैं हम लोग कार्बन्स की श्रृंखला होती, हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला होती, उनको कहा जाता है। और रॉकेट ईंधन में भी हम इसी प्रकार के जो बहुत ही ज़्यादा संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला होती, उनके द्वारा जो तेल या कह सकते हैं हम लोग जो ईंधन होता है वो प्रयोग करते हैं। इस रूप में सी नंबर करेक्ट है और यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन इनमें से कहां पर पाए जाते हैं? ये बात हम लोग उत्तर अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था पहले भी, पश्चिमी घाट इसके लिए मुख्य रूप से सबसे अच्छा माना जाता है। पश्चिमी घाट का क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर एक
संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। कच्छ वनस्पति क्षेत्र के रूप में जो आपका इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका गोवा में, आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा जो गोवा में पाया जाता है, उस द्वीप का नाम है दोस्तों चोराव द्वीप। ये आपका मुख्य रूप से पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मैनग्रोव कच्छ वनस्पति का मतलब होता है जो प्राकृतिक वनस्पति समुद्रों के या उसके क्षेत्र के किनारे उगाती हैं उनको कहा जाता है। अब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निम्न में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो दोस्तों तमिलनाडु का क्षेत्र है, एक नगर है जो मुख्य रूप से वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है और यहाँ पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बालापराई इसको कहा जाता है, ये आपका वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जहां बहुत ही जल्द छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको जो रील्स कह सकते हैं स्टोरीज के माध्यम से या अन्य रूप में देंगे और साथ ही साथ हमारा आपका इंटरेक्शन भी बनता रहेगा। तो वहां पर भी आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। काफी दिन बाद क्लासेस दे रहे हैं तो आपका सपोर्ट चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है, यानी कि वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। 2017 की रिपोर्ट थी, इसमें 21.54% क्षेत्र जो था वो वनों से घिरा हुआ बताया गया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखते रहिए, समझते रहिए और तैयार करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि अपना वन अपना धन नामक योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई? राज्यों में योजनाएं चलाई जाती हैं वनों को बचाने के लिए, उसमें ही एक योजना है अपना वन अपना धन योजना। और इस योजना का प्रारंभ कहां से किया गया? तो हम आंसर कर देंगे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्द दोस्तों करंट अफेयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास भी आप लोगों को देने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे, तैयार करेंगे। आज यहीं तक क्वेश्चंस को रखते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग इन क्वेश्चंस को समझिएगा। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी का हमारा टारगेट है, इसको भी आप लोग जरूर समझते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी पुरानी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपका सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।